हेलो फ्रेंड्स, आज से एक नए वीडियो लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स पर डिस्कशन करेंगे और इस लेक्चर को गौर से समझने की कोशिश करेंगे। आशा रखते हैं आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और आज के प्रोफेशनल फील्ड में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हम विचार करते हैं कि आज की डेट में सबसे पॉपुलर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जब है तो फिर यूनिक्स की बात क्यों करना। स्टूडेंट के मन में ये बात आती है कि यूनिक्स क्यों सीखना, विंडोज़ तो इतना पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, हर सिस्टम में मिल जाता है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि आज के डेट में भी विंडोज़ की इतनी पॉपुलैरिटी होने के बाद भी प्रोफेशनल फील्ड में जब आप जाएंगे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर बैंकिंग सिस्टम की बात है, रेलवे सिस्टम की बात है, या गवर्नमेंट के जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका अपना डेटा सेंटर है, जिनका अपना खुद का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर बहुत सारे डेटा को मैनेज करने की बात है। चाहे हम गूगल के बात करें या डेटाबेस में ओरेकल की बात करें, बिग डेटा का आप कॉन्सेप्ट आ गया है। बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने की बात होगी, डेटा वेयर हाउस डिज़ाइन करने की बात होगी, तो हम वहाँ विंडो का इस्तेमाल नहीं करते, हम यूनिक्स पर भरोसा करते हैं। मतलब यूनिक्स बहुत ही भरोसेमंद ऑपरेटिंग सिस्टम है। आखिर क्यों है हमको यूनिक्स पर ज़्यादा भरोसा, और दुनिया की तमाम बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन यूनिक्स को प्रेफर क्यों करते हैं जबकि हम लोग जनरली विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो लेक्चर से हम यूनिक्स के डिटेल लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। देखते हैं कहाँ तक हम लोग यूनिक्स को समझ पाते हैं। क्योंकि यूनिक्स की बात करें तो ये पहला ऑपरेटिंग, विंडोज़ से पहले ही यूनिक्स आया था। विंडोज़ के लिए जो हार्डवेयर का आज रिक्वायरमेंट है, यूनिक्स के लिए वैसा कुछ नहीं है। यूनिक्स बड़ा पावरफुल है और उसकी क्या क्या फ़ीचर है इसी पर डिस्कशन करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये तो आप जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के पढ़े, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर को आपने देखा है। हम यहाँ पर सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन की बात नहीं करेंगे, सीधे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है मल्टी यूजर कैपेबिलिटी। यूनिक्स वो पहला सिस्टम है जो मल्टी यूजर कैपेबिलिटी, मतलब आज अगर हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्क, आप विचार कीजिए कि बिना नेटवर्क का, अगर कंप्यूटर के बात करें, स्मार्टफोन की बात करें, इंटरनेट की बात करें, तो विदाउट नेटवर्क आज के डेट में किसी स्टैंड एलोन पीसी का कोई वैल्यू है क्या? अगर हम आपसे कहें कि आपके पास एक पीसी हो और उसमें इंटरनेट नहीं चले, तो आपको लगेगा कि अगर इंटरनेट ही नहीं चल रहा पीसी में, मोबाइल में, तो यूजलेस है फिर। तो आज सिस्टम की यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो नेटवर्क सपोर्ट तो होना ही चाहिए। विदाउट नेटवर्क सपोर्ट हम उसका इस्तेमाल, भले ही हम घर में स्टैंड अलोन इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना स्मार्टफोन पर्सनल ले रहे हैं, फिर भी हमें इंटरनेट चाहिए। तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में इंटरनेट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मल्टी यूजर के कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड करने वाला सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स। यूनिक्स का सबसे मोस्ट पावरफुल फीचर है मल्टी यूजर कैपेबिलिटी। ये मल्टी यूजर कैपेबिलिटी में काम करता है। मल्टी यूजर कैपेबिलिटी में कैसे काम करता है, तो इसमें भी इसके 3 अलग अलग वर्जन है, 3 फ्लेवर में काम करता है। सबसे पहला है डम टर्मिनल। डम टर्मिनल कहने का मतलब है कि ये तो हमारा यूनिक्स का होस्ट मशीन हो गया, मान लेते हैं इसमें हमारा है यूनिक्स ओएस। अब इनके साथ जो हम टर्मिनल जोड़ रहे हैं, उस टर्मिनल को हम बोल रहे हैं डम टर्मिनल। डम टर्मिनल का मतलब है कि इस टर्मिनल के पास अपना कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होगा, इसके पास माइक्रो प्रोसेसर ही नहीं होगा, इनके पास सिर्फ 2 आइटम होंगे और इस टर्मिनल के पास एक इनपुट और दूसरा आउटपुट। मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस को मिला करके हमने बना लिया टर्मिनल, और इस टर्मिनल को सीधे सीधे हम अपने सिस्टम से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये जो टर्मिनल, इनकी कैपेबिलिटी क्या होगी, तो
इसके पास कुछ भी प्रोसेसिंग तो कर ही नहीं सकता। ये सिर्फ आप एक कॉन्सेप्ट सोचिए कि एक सिस्टम है और सिस्टम से बाहर हम अटैच हो रहे हैं थ्रू कीबोर्ड एंड मॉनिटर, तो हम तो फुल्ली डिपेंडेंट हैं अपने सिस्टम पर। तो डम टर्मिनल के केस में टर्मिनल के पास कोई पावर नहीं है, कोई प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आईओ डिवाइस की तरह काम करता है। टर्मिनल यूजर बहुत सारे होंगे, अलग अलग यूजर के पास, हर यूजर के पास अपना टर्मिनल होगा और टर्मिनल से वो सर्विस लेंगे इसी यूनिक्स होस्ट मशीन या सर्वर से। यूनिक्स का जो सर्वर है आज के डेट में, अगर हम मिनी मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट की बात करें तो कुछ इसी तरह के टर्मिनल पर काम करता है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां पर डम टर्मिनल से हमारा काम आसानी से हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा हमारा रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में पूरे ऑल इंडिया के ट्रेन का डिटेल हमारे होस्ट मशीन पे होता है और जहाँ रिजर्वेशन काउंटर है वहाँ पर सिर्फ ये डम टर्मिनल है। इनके पास अपनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं है, अपने से कोई सीट अलॉट नहीं कर सकते। इनको जब भी कम्युनिकेट करना है तो इसी यूनिक्स सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना है। ये सिर्फ अपना इंफॉर्मेशन देते हैं और यहाँ से कन्फर्मेशन के बाद वो टिकट रिलीज कर देते हैं। तो ये डम टर्मिनल की कहानी है। डम टर्मिनल में टर्मिनल के नाम पर सिर्फ आईओ डिवाइस है और उस आईओ डिवाइस को हम एक टर्मिनल एक्सटेंडर के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू अटैच कर देते हैं अपने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये तो मल्टी यूजर का सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट हुआ डम टर्मिनल। दूसरा कॉन्सेप्ट है टर्मिनल इमुलेशन सिस्टम। टर्मिनल इमुलेशन सॉफ्टवेयर एक तरह से का होता है और इस टर्मिनल इमुलेशन सॉफ्टवेयर का देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो हमारे टर्मिनल हैं वो सिर्फ आईओ डिवाइस नहीं है, बल्कि इस आईओ डिवाइस को हटा करके हमने इस टर्मिनल के जगह पर कंप्लीट स्टैंड एलोन सिस्टम, एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम हमने लगा रखा है। इसके पास अपनी मेमोरी है, अपना प्रोसेसर है, अपना इनपुट है, आउटपुट है। तो ये कंप्लीट सिस्टम है टर्मिनल की जगह पर और ये टर्मिनल कनेक्ट हो रहा है हमारे होस्ट मशीन से। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जब कंप्लीट टर्मिनल है तो इनके पास अपना प्रोसेसर है, अपना मेमोरी है, मतलब ये डुअल मोड में काम कर सकता है। अब इस कंप्यूटर में हम इमुलेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल वर्चुअल टर्मिनल के लिए वीटर्म या एक्सटॉक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। और इस एप्लीकेशन की खासियत क्या है कि जब इस कंप्यूटर पर इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, मतलब इस कंप्यूटर में कई बार तो ये जो टर्मिनल इमुलेशन सॉफ्टवेयर है ये हार्डवेयर के फॉर्मवेयर के रूप में एस्टैब्लिश कर दिए जाते हैं कि एक बार जब सिस्टम ऑन हो तो सीधे वो इसी वर्चुअल टर्मिनल को रन करे और ये पूरा का पूरा सिस्टम इस डम टर्मिनल की तरह काम करने लगे। वैसी स्थिति में इनकी अपनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को हम इग्नोर कर देते हैं और ये जो कंप्लीट सिस्टम था हमारा, जो हमारा कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम था, इस पूरे सिस्टम की कैपेबिलिटी को हमने कन्वर्ट कर दिया डम टर्मिनल में। अब ये सीधे इनके थ्रू जुड़ेगा और इन्हीं के थ्रू काम करेगा, जबकि ये अपने काम करने में सक्षम है, लेकिन इस वर्चुअल टर्मिनल प्रोग्राम के रन करने के बाद ये डम टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा। आज जब इसको हम हटा देते हैं तो ये नॉर्मल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम कर हो सकता है। यहाँ पर अपना इनका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। लेकिन जब इनको इमुलेशन सॉफ्टवेयर से हम कंट्रोल करते हैं तो ये डम टर्मिनल की तरह बिहेव करता है, जबकि ये कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम है। इनकी अपनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, मेमोरी सबको इग्नोर करके हम इसके साथ जोड़ देते हैं। तो ये कंप्लीट कंप्यूटर। अब आप सोचेंगे कि इस तरह के कॉन्सेप्ट की क्या ज़रूरत है, तो आज की डेट में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो हमारा कंप्यूटर है वो सारे कंप्यूटर सिस्टम है। आप जब भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे देखेंगे वहाँ पर अपना कंप्यूटर है, उनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसमें काम करता है। लेकिन जब एग्जामिनेशन सिस्टम को हम एक्टिवेट करते हैं तो ये इमुलेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू इस पूरे टर्मिनल को हम कंट्रोल कर लेते हैं ताकि बाहर से कोई भी एक्सेस, इनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसेबल हो जाता है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये सिर्फ एक टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा और ये इनके अंडर में काम करने लगेगा।
तो जब भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम आज की डेट में जहाँ भी यूज किया जा रहा है, वहाँ पर ये वर्चुअल टर्मिनल इमुलेशन सॉफ्टवेयर बड़ा इफेक्टिव है और उसी के सहयोग से हम ये काम कर पाते हैं। तो आप सोचिए कि रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम यूनिक्स बेस्ड सिस्टम है, हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम पूरी तरह से यूनिक्स पर बेस्ड है, और इसके साथ साथ एक तीसरा है डायल इन टर्मिनल। डायल इन टर्मिनल में क्या है कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो इस टर्मिनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीधे सीधे हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर एक हम डिवाइस लगाएंगे, वो है मॉडेम, और यहाँ भी हमने एक मॉडेम लगा रखा है। अब ये हमारा थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन लिंक है। आप टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीफोन लाइन के थ्रू हम अपने टर्मिनल को सीधे सीधे इससे जोड़ते हैं, जिसको डायलिंग टर्मिनल बोलते हैं। मतलब जब भी हम डायल करेंगे तो ये हमारे सर्वर से जुड़ जाएगा। तो यूनिक्स में मल्टी यूजर जो कॉन्सेप्ट है, मल्टी यूजर कैपेबिलिटी, वो 3 अलग अलग फ्लेवर में उपलब्ध है। डम टर्मिनल के रूप में, टर्मिनल इमोलेशन के रूप में और डायलिंग टर्मिनल के रूप में। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इफेक्टिव कहा जाए, सबसे ज़्यादा यूज की बात हम करें तो ये कॉन्सेप्ट हमारा सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। डम टर्मिनल भी यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, और इस तरह से हम अलग अलग मल्टी यूजर कैपेबिलिटी का आनंद उठा सकते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। विंडोज़ में ये काम करना थोड़ा मुश्किल काम है। ऐसा नहीं है कि विंडोज़ मल्टी यूजर सपोर्ट नहीं करता है, वो भी मल्टी यूजर सपोर्ट करता है। आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आ गया, इस फीचर को भी सपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी हम यूनिक्स पर रिलाई करते हैं। क्यों? ये भरोसेमंद है, आगे देखेंगे क्यों। इसके बाद मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी तो हम जानते हैं विंडोज सबसे अच्छा एग्जांपल है। अलग अलग काम एक ही यूजर अलग अलग काम कर सकता है, एक ही समय में कर सकता है। ये फीचर यूनिक्स के पास भी उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि आप टर्मिनल से जुड़ गए या टर्मिनल इमुलेशन से जुड़ गए तो एक ही काम कर सकते हैं। आप एक समय में एक से अधिक काम भी कर सकते हैं, और ये फीचर यूनिक्स के पास है। मतलब विंडो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है, तो विंडो तो आज की डेट में करता है। जब विंडो नहीं था तब भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मल्टी यूजर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता था। तो ये 2 खूबी है। तीसरा है कम्युनिकेशन। देखिए, जब भी टर्मिनल की बात होती है तो यहाँ पर डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। रेलवे के रिजर्वेशन में आप सोचिए कि गांव के एक छोटे से स्टेशन पर कंप्यूटराइजेशन सिस्टम रखे हैं, हमारा मेन सर्वर दिल्ली में है, तो आप इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को तो काउंट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में डिस्टेंस कोई मायने भी नहीं रखता है, इनकी स्पीड तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में हम नियर अबाउट लाइट के स्पीड के बराबर मानते हैं। फाइबर ऑप्टिक में थोड़ा सा कम होता है, उसका 30% कम हो जाता है। फिर भी 30% कम भी लाइट के स्पीड से चल रहे हैं, तब भी हाई स्पीड है। डिस्टेंस हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो ऐसी स्थिति में हम कम्युनिकेशन लिंक को इस तरह से इस्टेब्लिश करते हैं कि ये प्रॉपर सपोर्ट करता है। हम कितना हो दूर टर्मिनल पर बैठे हों, जब भी हम सर्वर से कम्युनिकेट करेंगे तो हमें इस बात का वर्चुअल एहसास नहीं होगा कि हमारा सिस्टम कहीं दूर पे है और हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। हमें लगेगा कि हमारे जस्ट बगल में, जैसे अपने मोबाइल में हम गूगल खोलते हैं तो हमें ये बात महसूस कहाँ होता है कि गूगल कहाँ है। हमें लगता है हमारे कंप्यूटर में ही है, हमारे मोबाइल सिस्टम में है। जो ही हम लिखते हैं वो खुल जाता है पेज। तो ठीक उस तरह के हाई स्पीड कम्युनिकेशन फैसिलिटी यूनिक्स प्रोवाइड करता है। और लोकल लेवल पर अगर आपने नेटवर्क बनाया है तब तो आपको सोचना ही नहीं है स्पीड का, किसी दूसरे इन्वायरमेंट पर अगर डिपेंडेंट नहीं है तो हाई स्पीड कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करता है। और सबसे पावरफुल फीचर है इसका सिक्योरिटी। यहीं पे विंडोज से आगे निकलता है हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी की स्थिति अगर हम बात करें तो इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में हजारों टर्मिनल हो सकते हैं, लेकिन हर टर्मिनल की ऑडिटिंग कैपेबिलिटी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन रखता है, सबका लेजर रखता है। कोई भी यूजर, इवन इफ सिंगल यूजर भी अपने आइडेंटिटी और पासवर्ड के बगैर इस प्लेटफॉर्म के अंदर आ ही नहीं सकता। ऐसा कोई यूजर नहीं होगा जो बिना अपने आईडी और पासवर्ड के इस
प्लेटफॉर्म में इंटर कर सके। मतलब जब भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कोई भी यूजर कम्युनिकेट होगा तो आप यहाँ पर पासवर्ड को इग्नोर नहीं कर सकते, सिक्योरिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। जबकि विंडोज ये फीचर देता है आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए कि ठीक है पासवर्ड आप नहीं भी डालते हैं तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, उसकी सर्विस को अवेल कर सकते हैं। यूनिक्स में ये फीचर नहीं है। यूनिक्स में आपको जब भी जाना है तो सबसे पहले सिक्योरिटी में आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड तो देना ही होगा। अगर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप इसके एडमिनिस्ट्रेटर के विदाउट परमिशन से, एडमिनिस्ट्रेटर भी परमिशन देगा तो क्या आपको ये आईडी और पासवर्ड तो देना ही होगा। मतलब विदाउट यूज़र नेम और पासवर्ड के यूनिक्स प्लेटफॉर्म में कोई एंट्री नहीं है, बैन है। तो आप सोच सकते हैं ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी है कि हमें तो पता है कि किस टर्मिनल से कौन किस टाइम में लॉगिन किया, कितनी देर तक काम किया। और यही नहीं, इनकी ऑडिटिंग फीचर इतनी कैपेबल है कि आप काम क्या क्या किए, कब से कब तक इस फाइल को एक्सेस किया, इनका रिकॉर्ड भी, ट्रैक रिकॉर्ड भी रखते हैं। और यही नहीं बल्कि ये इस बात को भी इंश्योर करते हैं कि आपके ऑथेंटिकेशन लेवल क्या है। मतलब आपको किस फाइल को ओपन करने का पावर है, किस फाइल को एग्जीक्यूट करने का पावर है, किस फाइल को सिर्फ रीड करने का पावर है। ये पावर भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, हर फाइल का हिसाब रखता है। इससे सिक्योरिटी का लेवल इतना स्ट्रॉन्ग और हाई हो जाता है कि इसमें किसी तरह के वायरस की एंट्री के लगभग न के बराबर होता है। हम ये नहीं कहते कि यूनिक्स में वायरस नहीं लग सकता, यूनिक्स में भी वायरस आ सकता है, आता है, लेकिन इतने टॉप लेवल की सिक्योरिटी है कि जिस फाइल को हम रीड ओनली कर दिए उसके एट्रीब्यूट को कोई बदल नहीं सकता। अब अगर रीड ओनली है तो आप रीड कर सकते हैं, वायरस का भी प्रोग्राम अगर इंटर भी करता है तो उसको रीड करेगा, एग्जीक्यूट करने का पावर नहीं है, उसको राइट करने का पावर नहीं है, उसको चेंज करने का पावर नहीं है, एडिटिंग कैपेबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब है कि हर फाइल के लेवल पर सिक्योरिटी है, हर यूजर के लेवल पर सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटी का लेवल इतना हाई है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के सामने विंडो का कोई जवाब नहीं है। ये स्वाभाविक है कि अगर सिक्योरिटी है तो थोड़ी परेशानी होगी, यूजर को भी हैंडल करने में दिक्कत होती है। एक आम यूजर इसीलिए विंडो को प्रेफर करता है कि वहाँ पर वो लिबरल है, थोड़ा जहाँ लिबर्टी है वहाँ पर लोगों का झुकाव होता है, फ्रेंडली महसूस होता है, फ्रेंडली मैनर में काम होता है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल है और उस रूल को वायलेट नहीं किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी खास करके ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप देखें तो आप सोच सकते हैं कि मान लीजिए विंडोज 10 की बात हम जो ही करते हैं अपने सिस्टम में तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है कि भाई हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है। आपके पास अगर मेमोरी कम है, हार्ड डिस्क की कैपेबिलिटी कम है तो इंस्टॉल ही नहीं हो सकता है। उनका अपना जो रिक्वायरमेंट है उतना हार्डवेयर प्लेटफॉर्म आप रखते हैं, हार्डवेयर तो इंस्टॉल होगा तब आप उसका यूज कर सकते हैं, नहीं है तो आप इंस्टॉल ही नहीं कर सकते, यूज ही नहीं कर सकते। ये बड़ा पोर्टेबल है। ये आप सोचिए कि 386 मशीन पर भी रन कर सकता है। 386, 486, पेंटियम 1, 2, 3, पेंटियम 4, डुअल कोर, जो आज के डेट में आउटडेटेड है, उनको हम इग्नोर कर देते हैं कि ये अब कंप्यूटर ही नहीं रहा, इस पर हमारा काम नहीं हो सकता, इस पर तो विंडोज़ नहीं चलेगा, विंडोज 7 इंस्टॉल नहीं हो सकता। हमने टाइम टाइम पर अलग अलग वर्सन भी बनाए, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी खूबी है कि ये मिनिमम रिसोर्स पर काम करता है। इसके लिए हार्डवेयर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप छोटे लेवल पर भी ये इतना पोर्टेबल है कि इसके स्मॉल यूनिट रन करने के लिए, बेसिक कैपेबिलिटी के लिए छोटे से मशीन की ज़रूरत है, इनका कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं है। इसलिए आप ये पोर्टेबल मशीन सिस्टम है। ये इसके कुछ पार्ट को आप जहाँ चाहें, इवन एक मोबाइल सिस्टम में एंड्रॉयड की जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे एप्लीकेशन बनाए जाते हैं और उन पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखें, अगर हम बात करें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो इसके पास मल्टी यूजर कैपेबिलिटी है, मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी है, सिक्योरिटी की बात है, पोर्टेबिलिटी की बात है। अब कम्युनिकेशन की फैसिलिटी से फ़ायदा क्या होगा कि आप आपस में इंफॉर्मेशन आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं, ग्रुप मेलिंग कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ग्रुप में फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपने ग्रुप में। तो यहाँ पर ग्रुप की बात होती है, यूज़र की बात होती है, एक यूज़र की आइडेंटिटी है, उनका सिक्योरिटी लेवल है।
तो इस तरह से आप दुनिया के सबसे पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट हो रहे हैं अगर आप यूनिक्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिक्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रोफेशनल फील्ड में आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर काम नहीं कर सकते। और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आज की डेट में भी 60% मार्केट शेयर अगर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें तो इन्हीं के पास जाता है। जितने भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं सब लोग यूनिक्स यूज कर रहे हैं। इसलिए अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप यूनिक्स सीखना ही होगा, समझना होगा, और मेहनत करके आप यूनिक्स को सीख या समझ सकते हैं। यूनिक्स बड़ा ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है और हम लोग इसी की लेक्चर की शुरुआत कर चुके हैं। तो इसमें आगे हम धीरे धीरे और भी आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि यूनिक्स का स्ट्रक्चर क्या है, यूनिक्स में फाइल सिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट है, यूनिक्स कमांड लाइन मोड में काम करता है, इसमें कमांड के थ्रू इंटरकनेक्शन हम एस्टैब्लिश करेंगे। इसमें ग्राफिकल यूजर वर्जन भी अब यूनिक्स के लाइनक्स के रूप में आ गया है। तमाम तरह के सॉफ्टवेयर मार्केट में ओपन सोर्स उपलब्ध हैं। यूनिक्स हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे। इनको 2-3 बड़ी बड़ी कंपनियों ने HP, सन माइक्रोसिस्टम मिलकर के कंट्रीब्यूशन से इन लोगों ने डेवलप किया है। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूनिक्स नहीं है, लेकिन यूनिक्स का अगर ग्राफिकल यूजर वर्जन अगर आप देखें, लाइनक्स देखें, तो ये ओपन सोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसके लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उस ग्राफिकल यूजर वर्जन को भी फैमिलियर बनाने के लिए आपको यूनिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, यूनिक्स को ठीक से समझ में आना चाहिए, तभी आप प्रोफेशनल कंप्यूटर यूजर बन सकते हैं, कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। छोटे लेवल पर काम करना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं कहीं भी, तो आपको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए। और हम आशा रखते हैं कि इस लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा। इसको आप समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें, और सबसे ज़रूरी बात है आप इस वीडियो लेक्चर में कमेंट ज़रूर दें ताकि हम इसको और भी इम्प्रूव कर सकें और अच्छे तरीके से वीडियो में जो भी सुधार करने की गुंजाइश है उसमें हम आपके सजेशन के आभारी रहेंगे। आप सजेस्ट करें ताकि इसको और बढ़िया बनाया जा सके, ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए और इसका फ़ायदा सबको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।